लोकसभा चुनावों के बाद उपचुनावों का रिजल्ट आया है और 13 उपचुनाव विधानसभाओं के थे, जिसमें से 10 बीजेपी हार गई है। और सबसे दिलचस्प बात यह हुई है कि अयोध्या के बाद बीजेपी बद्रीनाथ भी हार गई। बद्री विशाल धर्म का एक बड़ा केंद्र, एक धार्मिक नगरी बना करके जिसको पेश किया जाता है, अयोध्या की तरह बद्रीनाथ को बीजेपी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी हार गई। और बद्रीनाथ में हारने के बाद अब इस देश का पैगाम लोग पूछने लगे हैं कि ये क्या इशारा है, प्रभु क्या चाहते हैं, भगवानों के क्या इशारे हैं। क्या अब ये धर्म के नाम पर की जाने वाली बीजेपी की राजनीति धर्म के सबसे बड़े केंद्रों में भी फेल हो रही है? और जनता नहीं चाहती कि उनके धर्म के नाम पर राजनीति हो, क्योंकि जनता का धर्म उनके दिल में होगा। सत्ता और राजनीति उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई पर होनी चाहिए। तो इन उपचुनावों का क्या अर्थ निकला है, क्या वजह है इन उपचुनावों की, और इन उपचुनावों के हार के क्या सियासी मायने हैं, आज के वीडियो में इसका विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये राजनीति किस दिशा में जा रही है और बीजेपी कैसे संविधान हत्या दिवस से लेकर के क्या क्या ले आ रही है, ताकि आपके बच्चों को 5 साल, 50 साल, 500 साल या 5000 साल पीछे के मुद्दों पर उलझाए रहे और 5 साल बाद उनका भविष्य कहां खड़ा होगा, इस पर डिबेट ही ना होने दे। तो आज इस वीडियो में विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल पर। आज उपचुनाव के नतीजे आए और जिस तरीके से आए उसमें लगा कि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। उपचुनाव में ये सबक भी मिल रहा है कि केवल एक लहर की तरह संविधान बचाने की लड़ाई, संविधान के हिफाजत के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, अग्निवीर, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे बन चुके हैं और हैं। जनता इन मुद्दों पर त्रस्त है और इसके चलते एक रुझान जनता का बीजेपी से नाराज होने का बन रहा है। बीजेपी से लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, तो फिर असल में हमें कुछ मिला क्यों नहीं। इसलिए एक तो मैं ये एक बड़े नैरेटिव के रूप में देखता हूं। आप भले ही कितना भी संविधान हत्या दिवस मना ले, हत्या जैसे शब्द को संवैधानिक दस्तावेजों में शामिल करके आप जाने कौन सा राजनीति करना चाह रहे हैं, यानी आपका शब्दकोश कितना कमजोर और हिंसक है। अब हत्या जैसा शब्द संविधान के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर संविधान की हत्या हो गई तो मेरा पहली आपत्ति तो इस बात पे है, चूंकि बहुत मौजूद है इसलिए मैं जोड़ रहा हूं इस टिप्पणी को, कि आप कितना भी कहें ना संविधान की हत्या हो गई थी 25 जून 1975 को, ये देश में संविधान को मानने वाले लोग इमरजेंसी को नकारते हैं, इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बार बार माफी मांगी, कोई इमरजेंसी के साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन आप ये कह के कि संविधान की हत्या हो रही है, इसका मतलब एक तो हत्या के अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं बचा। आप संविधान की हत्या जैसे शब्द को एक सोचिए ना, गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा आपने बना दिया, संविधान के साथ जोड़ दिया। दूसरी बात, जब हत्या 1975 में ही हो गई तो उसके बाद क्या संविधान का पुनर्जन्म हुआ क्या? कहां से आ गया संविधान? इसका मतलब ये एक बौद्धिक रूप से कंगाली है, क्योंकि संविधान का नैरेटिव विपक्ष और जनता ने मिलकर बना दिया, स्थापित कर दिया। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 की बीजेपी ने 10 साल में संविधान को कमजोर किया, संविधान विरोधी है और लोग संविधान के नाम पर वोट देते हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं। ये नैरेटिव बना हुआ है, इसलिए इस खुन्नस में बीजेपी ऐसा काम कर रही है और जिसकी वजह से उपचुनाव में भी उसे करारी शिकस्त देखने को मिली। उपचुनाव, जो कि अमूमन धारणा क्या होती है बुशरा जी, कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है,
जिसकी सत्ता होती है उसका दबाव काम करता है। बहुत सारी चीज लोग सब जानते हैं लेकिन बातें कम करते हैं ना, जैसे अंतरात्मा कब जागती है, जब डील फाइनल हो जाती है, पार्टी कब तोड़ी जाती है, कब किससे ईडी हटा ली जाती है। वैसे ही ये बात जग जाहिर है कि उपचुनाव आमतौर पर सत्ता का चुनाव होता है। सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, प्रशासन का इस्तेमाल करती है, उसका फायदा उठाती है। जनता को ये लगता है कि इन उपचुनावों से सरकार के बनने बिगड़ने पर कोई असर नहीं होता, तो जनता भी सरकारों के पक्ष में रुझान ये मिलता है कि मतदान करती है कि यार सरकार जिसकी है उसके विधायक को जितवा लें, हमारे इलाके का काम हो जाएगा। ये सारी चीजें गलत साबित हों और विपक्ष के लोग चुनाव जीते, एक आध दो जगह को आज छोड़ करके जहां विपक्ष की सरकारें हैं, तो इसका मतलब वो नैरेटिव अभी भी काम कर रहा है कि जनता आपसे नाराज है, जनता आपसे खफा है और आपसे आपको वोट नहीं देना चाहती है। आखिरी बात, इन सब के बावजूद मुझे अखिलेश यादव की बात याद आती है जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा चुनाव जीतने के बाद, एक बहुत बड़ी चीज है ईवीएम। और हम जैसे लोग इसको हर पब्लिक फोरम पर उठाते रहेंगे क्योंकि ईवीएम एक ऐसी चीज है जिस पे यकीन किसी को नहीं है, खुद ईवीएम को भी नहीं होगा। वो मैनिपुलेट हो सकती है, उसका बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार कोशिश ये की जाती है कि छोटे छोटे चुनावों में उनको जिता दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जिससे यकीन कायम रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं ना तो भी ईवीएम पर यकीन नहीं करता, ईवीएम से जीत कर ईवीएम को हटाएंगे हम। मुझे लग रहा है कि उपचुनावों के साथ एक चीज ये भी है, जनता नाराज है ये तो है, लेकिन एक बड़ी साजिश इस बात की तरफ भी हो सकती है कि छोटे छोटे चुनाव हारा, क्योंकि तुरंत अब देखिए राज्यों के चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, अगर कश्मीर में चुनाव हो गए तो वो भी एक बड़ा राज्य है जहां चुनाव होने वाला है। जनता को और सजग होना होगा। जब आप एक नैरेटिव बना लेते हैं, जब आपकी आपकी बुद्धि हैक न हो, आप अपने उसूलों पर वोट दें, अपने मुद्दों पर वोट दें, तो ईवीएम हैक होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कांटे की लड़ाई है, हमने उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का मुझे आंकड़ा याद है, 3 से 4 जगहों पर प्रशासन ने मिलकर बीजेपी को जितवाया है उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में 2024 में। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेजर नैरेटिव यही है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव होते हुए भी सत्ता के खिलाफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी से लोग काफी खफा हैं और इन चीजों का विमर्श अभी भी बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है। बिल्कुल ठीक बात आपकी है कि बीजेपी एक मुश्किल वक्त में है। जो बीजेपी लोगों के जिंदगी को मुश्किल में डाल चुकी थी, उस बीजेपी की राजनीतिक मुश्किल बढ़ चुकी है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हार जाना, ये ऐसा लग रहा है कि सिलसिलेवार एक एक भगवान अब नाराज होते चले जा रहे हैं और भगवानों को ये बात समझ में आती है कि यार ये नहीं करना था। कोई मंदिर में जाके भगवान को मानने वाला है इस देश में और हजारों साल से रहा है। कोई अपने दिल में भगवान को रखता है, वो मंदिर को नकारता था। क्या गजब का देश और गजब का एक हिंदू कल्चर, सो कॉल्ड हिंदू कल्चर रहा है, जिसमें हजारों साल के इतिहास में एक तरफ वेद हैं तो वेदांग में वेद विरोधी उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वो सब चलते हैं जिनमें वेदों की आलोचना भी है। षट दर्शन में से 2-3 दर्शन पदार्थवादी और विज्ञानवादी दर्शन है, 4 बात लोकायत हैं। उसके बाद तो परंपरा बुद्ध की शुरू हो जाती है, आजीवक, जैन, उसके बाद परंपरा कंटिन्यू चलती रही। आप सोचिए ना क्या गजब का कल्चर रहा। फिर उसके बाद गुप्तास आते हैं, फिर कबीर आ गए, रैदास आ गए, गुरु नानक आ गए। फिर उसके बाद आपका परंपरा आगे बढ़ी, शंकराचार्य से लेकर के तमाम चीजों की पैरेलल चलती रही। एक तरफ आपके गोडसे रहे, गोलवलकर रहे, हेडगवार, सावरकर रहे, तो दूसरी तरफ फूले, अंबेडकर, पेरियार, गांधी, लोहिया। क्या गजब का देश। भगत सिंह, भगत सिंह का एक लेख है कि मनास्तिक क्यों, कोई कोई भगवान को मान रहा है, कोई भगवान को नकार रहा है, कोई भगवान के कई रूप को देख रहा है, कोई कबीर बनकर कह रहा है कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या गजब का देश था। उसको अब लगता है बीजेपी अगला गजट नोटिफिकेशन ले आएगी
और जितने लोग नास्तिक हैं उन सबको कहेगी कि भगवान की, अब मैं हत्या शब्द क्या इस्तेमाल करूं, ये हमारी टर्मिनोलॉजी का शब्द भी नहीं है, हमें इसका प्रयोग करते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीजेपी के लिए सरकारी रूप से इसको प्रयोग करना अच्छा लगता है, वो भी संविधान के साथ। क्या क्या बीजेपी अतीत में जाकर के 30-50 साल पुराने अतीत को जाकर के अगर संविधान हत्या दिवस मनाना चाहती है और यही डिबेट खड़ा करना चाहती है इस देश में कि चूंकि संविधान पर वो घिर चुकी है, चूंकि संविधान बदलने की बात उसके अपने सांसदों के प्रत्याशियों ने की, चूंकि संविधान बदलने के बाद प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने लेख लिख कर की, चूंकि संविधान को उस दिन से नहीं माना है आरएसएस ने जिस दिन से संविधान बना है, चूंकि संविधान को हिंदू विरोधी आरएसएस ने कहा है और उस पर लेख छापे हैं, वो बीजेपी अगर 50 साल पीछे जाकर के इस तरह के काम करेगी तो उस आजादी के पहले चले जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएगी, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, महिलाओं को घर में कैद कर देना, ऐसी मनुस्मृति को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने की पैरोकारी करने वाले लोग, अगर ईडी और सीबीआई आजकल खाली हो तो ये जितने प्रोफेसर बने ना, मैं बार बार कहता हूं इसकी जांच करवा लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 30-30, 40-40 लाख रुपए दे करके जो नीट में घोटाला नहीं हुआ ना, उससे बड़ा घोटाला प्रोफेसर बनने में हुआ है और आरएसएस के लोग प्रोफेसर बने हैं। हर तरह का करप्शन हुआ है, कुलपति आरएसएस बना रहा है, सिलेबस आरएसएस बना रहा है और कह रहा है कि हम मनुस्मृति पढ़ाएंगे। ये तो इतना समाज जागरूक है, देश की जनता जागरूक है कि वाइस चांसलर को वापस लेना पड़ा कि नहीं भाई गलती हो गई, लेकिन हम इतना तो जान गए कि किसके दिल में संविधान है और किसके दिल में मनुस्मृति है। कौन चाहता है कि इस देश के विश्वविद्यालय में 2024 के भारत में मनुस्मृति को इसलिए पढ़ा दिया जाए कि वो पुराना हमारा एक नियमों का शास्त्र रहा है, कानून का शास्त्र रहा है। उस मनुस्मृति को जिसमें महिलाएं गुलाम बनाई गई, ब्राह्मण श्रेष्ठ बनाए गए और शूद्रों को तमाम अधिकार छीन लिए गए, किताब किताब है तो अतीत में जाएंगे तो इसका हिसाब क्या होगा, संविधान बनने के पहले का हिसाब क्या होगा, ये जो बीजेपी और आरएसएस अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रही थी इसका हिसाब क्या होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी चाहती है कि आप अतीत के सवालों में उलझे रहें। असल में ये देश बड़ा शानदार और खूबसूरत देश है। ये 25 साल पहले के अगर इतिहास को याद करेंगे तो गुजरात दंगे याद आएंगे। जितनी आलोचना इस देश का नागरिक सिख दंगों की करता है उतनी आलोचना गुजरात दंगों की भी करेगा और उस पर मजम्मत करेगा। आप चाहते हैं कि सरकार के हिसाब से फैसला हो जाए कि उन्होंने संविधान को इमरजेंसी लगाई तो वो हत्या कर दिए, तो आपने क्या किया संविधान के साथ। तो ये एक डिस्कोर्स ऐसा ताकि वर्तमान के सवालों पर बहस ना हो। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि 100 में 83 बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अरबपतियों की रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें इस देश के 90% आबादी के अरबपति या पूंजीपति 10% भी नहीं है और एक पूंजीपति गरीबों का पैसा 16 लाख करोड़ रुपया जिसका माफ किया गया एनपीए, जिसका जियो दन दनादन कराने के लिए प्रधानमंत्री ने एडवर्टीजमेंट किया था, उनका अगर शादी होगी तो उसमें सब वो राजनीति करेंगे और 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। तो आज की भारत पर बात कब होगी। ये 80 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं ये कौन लोग हैं, ये भी तो इसी देश के बाशिंदे हैं। हम तो जाति जनगणना की पैरोकारी करते हैं, जरा पहचान करो। कल तक आप बनाते रहेगा आरक्षण मुसलमान छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र मुसलमान छीन ले जाएंगे, भैंस मुसलमान छीन ले जाएंगे। मुसलमानों में भी गरीबी, मुफलिसी, अशिक्षा, बेरोजगारी वैसे ही है जैसे हिंदुओं में है। तो गरीबी पर बात कर लो, बेरोजगारी पर बात कर लो। 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोल हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, इस पर बात ना हो। इसलिए बीजेपी एक बहुत खराब राजनीति के तहत आपको दशकों पीछे ले जाती है, सैकड़ों साल पीछे ले जाती है। लेकिन बीजेपी न आज बच पाएगी न 1000 साल पीछे जाएगी, आरएसएस तब भी बच नहीं पाएगी, क्योंकि आपके विचार के मूल में ही हिंसा है, आपके विचार के मूल में ही नफरत है, बंटवारा है, गैर बराबरी को कायम रखना है। आपका कल्चर इंक्लूसिव नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया का कल्चर नहीं है, इसलिए आप भटकाना चाहते हैं। इसलिए कभी आप अयोध्या हार रहे, कभी आप बद्रीनाथ हार रहे। ये तो एक ऐसा दौर आ गया, मस्जिद के सामने जब नारे लगने रह गए भगवान के, तो आप सबको देश में मजा आने लगा, देश में लगने लगा कि भाई मुसलमान टाइट हो रहे हैं,
तो भाई पेट्रोल भी हम महंगा ले लेंगे, आटा महंगा खा लेंगे, दाल महंगा। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कह रहा 100 रुपए किलो दाल बिक रही है। आप सोचिए एक यूपी में बीजेपी के मंत्री को ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि इसको पता है कि एक भीड़ तैयार कर दी गई थी, जिसको अपने बच्चों के रोजगार की चिंता नहीं थी। स्कूल में नई शिक्षा नीति लागू करके फीस महंगी कर दी गई, फेलोशिप 9 महीने हो गए नहीं मिलती है, और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। उनको खुशी है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो बद्रीनाथ में भी हारे हो, अयोध्या में भी हारे हो, और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत दिन चलेगी नहीं। उड़ीसा एक जगह बीजेपी जीती है, थोड़ा सा जहां जहां मुस्लिम आबादी है, वहां के हमारे मित्र बार बार मैसेज भेजते हैं, हर जगह कम्युनल टेंशन पैदा कर रही है बीजेपी। बिहार में जहां जहां ये गुंजाइश है, वहां कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहती है। एक समय आएगा जो बीजेपी के अंधभक्त भी कहेंगे कि अब इस हिंदू मुसलमान से हमारा घर नहीं चल रहा। घर उसी का चलेगा जो आरएसएस का कैडर होगा, बीजेपी का कैडर होगा, जिसका तनख्वाह मिल रही होगी। इन इलेक्टोरल बॉन्ड से जिसके अकाउंट में पैसा हो रहा होगा ना, वही अंत में बचेगा। बाकी लोगों को एक न एक दिन समझ में आएगा कि ये नफरत की सियासत से तो आप अयोध्या क्यों हारे। एक रिपोर्ट आ गई, कल्पना करिए, मैं एक छोटा सा बस कंक्लूजन करूं। अयोध्या में जमीन कौन खरीद रहा था? अयोध्या में किसके घर टूटे? उन्होंने आंसू बहाए। लखनऊ में जब अकबर नगर का घर टूट रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि कानून चल रहा है, घर आपने गलत बनाया है तो घर टूट रहा है। उसको मीडिया ने ऐसे चलाया। अब हिंदुओं का घर टूट रहा है तो उस पर बात करना बंद कर दिया। तो वह नवाज देवबंदी ने बहुत शानदार लाइन कही है इस देश के नागरिकों के लिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो बीजेपी बारी बारी सबका नंबर ले आ रही है। इसलिए हम जैसे लोग या देश का जागरूक लोग और आज विपक्ष, हम तो इसलिए तारीफ करते हैं खुले मन से विपक्ष की। विपक्ष के मुद्दों में जनता की पीड़ा है, विपक्ष की आवाज में जनता की आवाज दिख रही है, और सत्ता पक्ष की आवाज में अहंकार अभी भी दिख रहा है। अब बालक बुद्धि बोलोगे नेता विपक्ष को, अब आपने ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सीखी है। अब उसके बाद वो बैल बुद्धि कह के आपका बैंड बजाए हुए है पूरी कांग्रेस। आपके बैल बुद्धि का ऐसा ऐसा नाली के गैस से चाय बनवा रही है, बादर से रडार नहीं काम। इस डिबेट में जाकर के राजनीति का नुकसान होता है। स्वस्थ संवाद होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया नेहरू के साथ दोनों समाजवादी नेता थे, दोनों लंबे समय तक कांग्रेस में थे, और लोहिया नेहरू के खिलाफ बोलते थे कांग्रेस के। उस समय जब सरकार थी, एक दिन पूरा दिन बीत गया, लोहिया कुछ बोले नहीं, तो नेहरू अपनी कुर्सी से उठकर लोहिया के पास गए सदन में कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, आज मेरे खिलाफ कुछ बोले नहीं तुम। और वहां की डेमोक्रेसी आज यहां चल के आ गई। कमला प्रति त्रिपाठी के खिलाफ लड़ रहे थे राजनारायण चुनाव, और जब उनका पैसा खत्म हो गया तो राजनारायण कमलापति के घर पहुंच गए कि भाई तुम्हारे में पैसा बहुत है, मेरा प्रचार का पैसा खत्म हो गया। उन्होंने पैसा दे दिया। कहां से कहां डेमोक्रेसी को आप पहुंचा रहे हो? नेता प्रतिपक्ष बालक बुद्धि। तर्क का जवाब दो ना, तथ्य का जवाब दो। इसलिए आज के नौजवानों को यह सोचना होगा कि भैया, आपको मजा अगर इतिहास में जानने में आएगा तो आपका वर्तमान भी नहीं बचेगा, भविष्य भी नहीं बचेगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि मजबूत सत्ता पक्ष की बजाय मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत कारगर होता है, क्योंकि वो जनता की आवाज को उठाता है, सत्ता पर दबाव डालता है कि वो जनता के पक्ष में फैसले ले, नीतियां बनाए। पिछले 10 साल में, और अगर हम नरेंद्र मोदी जी के लिहाज से, उनके राजनीतिक जीवन के लिहाज से कहें, तो उनको कभी आदत ही नहीं रही मजबूत विपक्ष देखने की। गुजरात में रहे तो कमजोर विपक्ष था या कर दिया गया था। 10 साल भी पिछले जो बीते हैं उसमें भी एक कमजोर विपक्ष उन्हें मिला था। हाँ, लेकिन उस विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन विपक्ष को केवल सत्ता पक्ष से थोड़ी लड़ना होता है, विपक्ष को सत्ता पक्ष की मीडिया से लड़ना होता है, जिसकी खबरें ही नहीं आती हैं। सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, सारी दुष्प्रचार, इमेज डैमेज कर देना, आरोप लगा करके विपक्ष ही जेल में जाएगा, सवाल भी विपक्ष से ही पूछा जाएगा, दोषी भी विपक्ष ही होगा, नाकारा निकम्मा जैसी छवियां भी विपक्ष के नेताओं की बना दी जाएंगी। कोई एसी से नहीं निकल रहा, कोई नेता बनने लायक ही नहीं, बहुत तरह की चीजों से विपक्ष को लड़ना पड़ा। लेकिन अच्छा है ये कि संविधान, लोकतंत्र, इन सब की वजह से विपक्ष मजबूत हुआ, जनता का यकीन विपक्ष के साथ जुड़ा, जनता ने ताकत दी है विपक्ष को। तो अभी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले सत्र में एक आगाज हुआ था। अब जो ये सत्र हैं 20 दिन तकरीबन चलेंगे। अब जरा ये देखा जाएगा कि
अहंकार चलता है या राजनीति में चीजें बदलती हैं। अहंकार के पर्याय अगर लोकसभा अध्यक्ष एक तरफ नरम और एक तरफ गरम दिखेंगे तो कितने लोगों को सदन से निष्कासित करेंगे। अब तो तादाद भी बढ़ गई है। सवाल तो विपक्ष पूछेगा और ये इशारा उसने पहले ही कर दिया है। तो आने वाले दिनों में बजट के ऊपर भी सवाल होंगे, अग्निवीर पर फिर से चर्चा होगी, पेपर लीक के सवाल फिर से पूछे जाएंगे। 5-5 साल से अगर वैकेंसी नहीं आ रही है और इस देश का यूथ जो है अवसाद में जा रहा है, तनाव में जा रहा है, अपराधीकरण बढ़ रहा है, तो इस पर सवाल पूछे जाएंगे। तमाम तरह के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे जाएंगे और विपक्ष मजबूत है। तो ये चीज नरेंद्र मोदी जी को तो अनुभव बहुत है नहीं, पता नहीं वो कैसे झेल पाते होंगे। तो वो उसका जवाब चुटकुलों से देते हैं, मजाक उड़ाने से देते हैं, अहंकार से देते हैं। पता नहीं ये सब कितने दिन तक काम आएगा। बहुत दिन तक तो चुटकुलों अंदर टीस तो रहती होगी ना, कि आंख में आंख मिलाकर कोई राहुल गांधी अब बात करने लगा है सामने बैठ करके, कोई अखिलेश यादव अगली सीट पर बैठ करके एकदम पूछने लगा है, एक एक सवाल पूछने लगा है जो जनता का है। और दोनों मिलकर के जैसे भूत भगाने की ताबीज हुआ करती थी पहले, बीच में अयोध्या वाले सांसद को बिठाए रहते हैं, जब होता है तब हाथ पकड़ के उठा देते हैं और एकदम वो दिल पर लग जाता है कि ये देखो सामने अगली कतार पे। ये सब झेलने की बहुत आदत तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। पता नहीं कितना झेलेंगे और इसका काट कैसे ढूंढेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब सीधा सा यही है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, जनता ने विपक्ष के कंधों पर जिम्मेदारी दी है और विपक्ष उसे निभाएगा और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है। देखना यह है कि सत्ता पक्ष इसे कैसे निभाएगा या डील करेगा, इस पर अब हमारी नजर बनी रहेगी।